लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करने चल रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वह पाठ है हॉब्स लॉक और रूसो का हॉब्स लॉक एवं रूसो का हॉब्स लॉक एवं और रूसो का तुलनात्मक अध्ययन। हॉब्स लॉक एवं रूसो का तुलनात्मक अध्ययन। आप अवश्य ही हॉब्स लॉक और रूसो से परिचित होंगे, क्योंकि हॉब्स लॉक रूसो के ऊपर किसी भी एग्ज़ाम में सवाल अवश्य पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान के ये प्राण हैं, इनको समझे बगैर आप राजनीति विज्ञान को समझ नहीं सकते। अवधारणा भी है, इनमें तथ्य भी है, दोनों की बातें बहुत कम वक्त में हम लोग करने चल रहे हैं और आपको सिखाने चल रहे हैं कि आप किसी भी चिंतक को कैसे आप पढ़ लेंगे और कैसे समझ लेंगे। हमने आपको इसके पहले के क्लास में इस बात को कहा था कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए या किसी भी विषय को समझने के लिए कुछ को समझना है और कुछ जो समझ लिया उसी के आधार पर दूसरे का निष्कर्ष निकाल लेना है। इसलिए एक बात अभी आप नोट करते हुए चलें कि अगर आपने हॉब्स को समझ लिया तो हॉब्स का अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपको कौन मिलेगा? लॉक। हॉब्स का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो हॉब्स के बाद आपको लॉक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हॉब्स पढ़ लिया तो हॉब्स का जितना विचार है सब उल्टा अगर आप कर देंगे, सब उसके अपोजिट में कर देते हैं तो आपको लॉक का विचार दर्शन अपने आप मिल जाता है। और दूसरा, अगर हॉब्स और लॉक को मिला देते हैं, हॉब्स एवं लॉक को अगर मिला देते हैं तो एक दूसरा चिंतक आपको मिल जाएगा जिसका नाम है रूसो। तो कितना आसान है। राजनीति शास्त्र के दर्शन को समझने के लिए या किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए अप्रोच का डेवलपमेंट होना अनिवार्य होता है। उसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं हॉब्स के विचारों का अपोजिट लॉक है और हॉब्स और लॉक को मिला करके रूसो बनता है। इसलिए रूसो के विषय में एक बात कही जाती है कि रूसो हॉब्स से ज़्यादा निरंकुश है और लॉक से भी अधिक लोकतांत्रिक है। इसलिए इसके राजनीतिक दर्शन में आधा विचार हॉब्स का है और आधा विचार लॉक का है। ये बात कैसे है, इस बात को समझने के लिए शॉर्ट टाइम में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के दृष्टि से आज हम लोग बात करेंगे और 30 मिनट में ही ये सारी बातें आपको खत्म। और आप अगर विगत वर्षों के सवालों को देखेंगे तो आपके सारे सवाल भी सही होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और ये गारंटी भी है। इसलिए आइए हॉब्स लॉक और रूसो की बात करना स्टार्ट करते हैं कि हॉब्स लॉक और रूसो का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तुलना की बात भी करना शुरू करें, सबसे पहले कुछ बातें आपको जान लेना है कि इनका संबंध किससे है। इनका संबंध है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से। सबसे पहले आपने लिखा सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से कौन लोग संबंधित हैं। हॉब्स लॉक रूसो, हॉब्स लॉक जे.एस. मिल या लॉक रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर क्या लगाएंगे? हॉब्स लॉक और रूसो। हॉब्स लॉक रूसो को इसीलिए राजनीति विज्ञान में त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है कि इनका राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान के लिए अत्यंत उपादेय रहा। और इनका संबंध है किससे? सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से। इसलिए आपको यह सवाल आएगा कि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत किस अवधारणा की व्याख्या करता है? राज्य के कार्य की
राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध की, या अधिकारों की व्याख्या की, या राज्य के उत्पत्ति की। तो आपको क्या बताना है, इन्होंने बात किया है यह सिद्धांत किसके, राज्य के उत्पत्ति के, इसका संबंध है। इसलिए तीनों के द्वारा किसकी बात किया गया, तीनों में एक सिमिलरिटी है कि तीनों ही राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की बात करते हैं। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की बात करने के साथ साथ तीनों ही राज्य को मानव निर्मित मानते हैं, और मानव निर्मित मानने के कारण तीनों के ही द्वारा दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया गया। अर्थात राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा अपने हितों के लिए किया गया। इस पर भी ये तीनों सहमत हैं। अगला आपको यह भी आएगा कि इन तीनों ने राज्य को एक यंत्र माना है, और तीनों का ही संबंध मूलतः उदारवादी विचारधारा से है। हाब्स ने उदारवाद का प्रारंभ किया था। लॉक को उदारवाद का पिता कहते हैं। रूसो में भी उदारवादी दर्शन है, लेकिन उदारवाद के साथ साथ कुछ अन्य विचारधाराओं का भी रूसो में मिश्रण पाया जाता है। और अगला आपको सवाल आता है कि सामाजिक समझौतावादी चिंतक कहाँ के थे। ये सब आप ब्रिटेन के थे या इंग्लैंड के थे, ऐसा आपको बताना है। तो हाब्स और लॉक का संबंध कहाँ से है, ब्रिटेन से, जबकि रूसो का जन्म हुआ 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक नगर में, और लंबे अरसे तक वह निवास किया फ्रांस में। तो आपको यह सवाल भी पूछा जाता है। तीसरा सवाल आपको यह है कि हाब्स के द्वारा तीनों ने एक एक राजनीतिक क्रांति का समर्थन किया है। हाब्स ने 1642 से 49 के ब्रिटिश गृह युद्ध का समर्थन किया दार्शनिक, और लॉक के द्वारा समर्थन किया गया 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का, और रूसो के राजनीतिक विचार से प्रेरित होकर 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो आपको यह बात भी याद रखना है, रूसो के मृत्यु से 11 वर्षों के बाद फ्रांसीसी क्रांति हो गई, यह बात भी आता है। अगला आपको एक समानता और समझ लेना है। हाब्स के द्वारा लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखन किया गया। लॉक के द्वारा टू ट्रीटाइज एंड सिविल गवर्नमेंट का लेखन किया गया, और रूसो ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको इस पर सवाल आएगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं हाब्स, लॉक, रूसो। दूसरा आएगा, सामाजिक समझौता के लेखक हैं, सामाजिक समझौता के लेखक हैं। आपको यह आएगा हाब्स, लॉक और रूसो, या सभी। तो क्या लगाना है ना, इसके लेखक केवल और रूसो हैं, क्योंकि इन्हीं की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज एंड सिविल गवर्नमेंट, और हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन को क्लैरेंडन के द्वारा जला भी दिया गया था। तो देखिए, ये कॉमन बातें हैं जो हाब्स, लॉक और रूसो में समान रूप से पाई जाती है। हाब्स ने भी इसका जिक्र किया, लॉक ने भी जिक्र किया, और रूसो ने भी जिक्र किया। सामाजिक समझौतावादी हैं, राज्य को यंत्र मानते हैं, उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। व्यक्ति को तीनों ने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। व्यक्ति के ही इर्द गिर्द अपने संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का इनके द्वारा प्रतिपादन भी किया गया, इसलिए यहाँ पर इनमें समानता दिखलाई पड़ती है। इन समानताओं के बाद
अब आपको तीनों का ही एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कैसे कर लेना है, जिससे आप दोबारा हाउस क्रूसो को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता ही न रह जाए। तो आइए हम लोग हाउस और रूसो का एक तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ कॉलम हमने बना रखा है, इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। पहला है मानव का स्वभाव, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, तीसरा है प्राकृतिक कानून और चौथा है प्राकृतिक अधिकार, पांचवा है प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का कारण, छह है सामाजिक समझौते का स्वरूप और सातवां है इसमें समझौता करने वाले पक्ष और आठवां है अधिकारों को सौंपना, नौ है राज्य एवं सरकार में अंतर और 10 में है संप्रभुता का स्वरूप और 11 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अगला है इनका आखिर उद्देश्य क्या था। इन 12 कॉलम को डिवाइड करके हम लोगों को तुलनात्मक अध्ययन हाउस क्रूसो का तत्काल प्रभाव से समझ लेना है। यदि इस बात को आपने समझ लिया, इन कॉलमों को समझ लिया, खाली इस बात को ही आपने अगर नोट कर लिया, तो हाउस क्रूसो के संदर्भ में आने वाला कम से कम 5 से 10 सवाल आपका सही होगा। इस पर 2 टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी से भी संबंधित है और यह राजनीतिक दर्शन से भी संबंधित है। इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। कुछ आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो ये अलग मैटर है। आप या तो खूब जम करके पढ़ें या खाली उन सवालों को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आता है। दोनों से ही अल्टीमेट सफलता ही हमारा गोल है। इसलिए जब सफलता हमको मिल जाती है तो बखूबी अपने आप सारे लोग मानने लगते हैं कि आपको राजनीति विज्ञान भी आता है, भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, अर्थशास्त्र भी आता है, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आ ही जाता है, ऐसा लोग मान लेते हैं आपने आप। इसलिए इन कॉलम को सबसे पहले आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए, पहला है मानव का स्वभाव। मानव स्वभाव की भी बात हम करें, थोड़ा ध्यान आप दीजिए कि मानव का स्वभाव बतलाएं तो आप पहले ही वैज्ञानिक विधि से अंदाज़ा लगाइए कि आखिर मानव का स्वभाव हाउस क्रूसो के द्वारा क्या बतलाया गया होगा। जो आप सोचेंगे वही सही होगा। क्यों? क्योंकि मानव का स्वभाव, ये लोग कौन हैं? उदारवादी। ये कौन लोग हैं? उदारवादी। उदारवादी कौन है? पूंजीवाद। आप पूंजीवाद का मूल क्या होता है? पूंजी। पूंजी के लिए क्या करना पड़ता है? कारखाना लगाना। कारखाने में क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन से क्या होते हैं? बिक्री। और बिक्री से क्या होता है? लाभ। तो ऐसी स्थिति में इनका स्वभाव कैसा होगा? अंदाज़ा आप लगाएं तो आपको मालूम होगा कि इनका स्वभाव स्वाभाविक रूप में या तो स्वार्थी होगा या तो विवेकवान होगा। ये आदमी या तो अपने को क्या मानेगा? या तो अपने को बुद्धिमान मानेगा और या तो मनुष्य को स्वार्थी मानेगा। भाई, ये तो हमारा व्यवसाय ही है कि हम अधिक से अधिक धनार्जन करें। ना धनार्जन करने के लिए जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो उनके द्वारा भी भारतीयों का शोषण किया गया। अनेक लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो लोग इसको स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि अगर व्यापार करने के लिए आया है तो शोषण का होना आवश्यक है, क्योंकि शोषण से ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए मानव का स्वभाव इन तीनों में क्या होगा? या तो स्वार्थी होगा या तो विवेकवान। यह हमारा कंसेप्ट कह रहा है, आपने इसको समझ लिया।
जैसा ये होगा वैसे ही प्राकृतिक अवस्था भी हो जाएगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम लोग कॉलम के अनुसार बात करते हैं। पहला कॉलम है आपका क्या मानव का स्वभाव। मानव के स्वभाव पर सबसे पहले आता है हॉब्स। इसने मनुष्य को क्या माना, कहा कि मानव स्वार्थी है, यह मनुष्य पाशविक है, यह मनुष्य झगड़ालू रहता है ना। देखिए स्वार्थी होगा तो स्वाभाविक है, पाशविक और झगड़ालू होगा, वह प्रतिस्पर्धा आपस में करता होगा, ऐसा इनके द्वारा बतलाया गया। इसलिए लाक जब आया तो उसने क्या कह दिया, कहा ये तो गलत कह दिया है, क्योंकि अगर इस बात को बता दिया गया कि आदमी बहुत स्वार्थी है और यह पशुवत है, यह झगड़ालू है, यह केवल अपने बारे में सोचता है और यह मनुष्य उस हर एक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जो किसी अन्य के पास हो, तो पूंजीवादी व्यवस्था का आम जनता के द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को क्या माना जाए, कहा कि मनुष्य बुद्धिमान है और कहा कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। अब रूसो आता है तो हमने आपसे कहा था कि रूसो के विचार दर्शन में क्या होगा, हॉब्स और लाक का मिश्रण होगा। देखिए हॉब्स ने स्वार्थी और इसने क्या मान लिया, विवेकशील, उल्टा हो गया ना। और रूसो क्या कर रहा है, कह रहा है मनुष्य एक आदर्श है लेकिन वह बर्बर प्राणी है। माने वह क्या है, एक भद्र प्राणी है, वह एक भद्र प्राणी है लेकिन बर्बर है। बर्बर माने क्या है, जिसको आधुनिक सभ्यता का ज्ञान न हो वो बर्बर कहलाता है। और आदर्श माने क्या होता है, वह अच्छा होता है। इसलिए मानव स्वभाव के संदर्भ में तीनों के द्वारा इस बात को कहा गया और रूसो के द्वारा इस बात को भी कहा गया कि एक चिंतनशील मनुष्य एक पतित प्राणी होता है। तो ये बात थे मानव के स्वभाव के संदर्भ में। अब दूसरा कॉलम आता है जिसको पढ़ना है आपको, वह है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था माने क्या, प्राकृतिक अवस्था माने होता है राज्य के उत्पत्ति से पूर्व के अवस्था। प्राकृतिक अवस्था माने क्या, आपको सिंपल यह सवाल पूछा गया तो आपको बता देना है कि प्राकृतिक अवस्था माने राज्य के उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था। अब इस पर हॉब्स ने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, कहा कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष युक्त थी, इसमें संघर्ष था। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ झगड़ा हो रहा था। यह एक अराजकता पूर्ण अवस्था थी, यह एक अराजकता पूर्ण अवस्था थी। और इस अराजकता पूर्ण अवस्था में जिसके लाठी उसके भैंस की कहावत चरितार्थ थी। लॉक के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी और रूसो के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण स्वर्गिक थी, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति क्या था, समान था और प्रकृति प्रदत्त वस्तु का उपभोग करता था। कोई आवश्यकता नहीं थी और किसी प्रकार के संबंध का भी निर्माण नहीं किया गया था। तो प्राकृतिक अवस्था पर इन तीनों ही चिंतकों का राजनीतिक चिंतन इस प्रकार का रहा है। अब अगला कॉलम है, तीसरा कॉलम है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के विषय में यह कहा जाता है,
हॉब्स के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक कानून बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। प्राकृतिक कानून का आशय है दूसरों के साथ वही बर्ताव करना जैसा बर्ताव हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। यह प्राकृतिक कानून है। हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अवस्था में था, लेकिन यह लागू नहीं था। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून था भी और यह लागू भी था। रूसो के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक कानून का लागू होना व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्ध भावना पर आधारित था। तो प्राकृतिक कानून के संदर्भ में इस बात को तीनों ही राजनीतिक चिंतकों के द्वारा बतलाया गया। हॉब्स ने कहा प्राकृतिक कानून था लेकिन लागू नहीं था। लॉक ने कहा था भी और लागू था। और रूसो ने कहा कि प्राकृतिक कानून मूलतः व्यक्ति की अंतःकरण की शुद्ध भावनाओं के ऊपर ही आश्रित होता था। अगला आता है चौथे में प्राकृतिक अधिकार। देखिए, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का वह अधिकार जिसका प्रयोग वह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व कर रहा था उसको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार लोगों को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त नहीं था। दूसरा, अब लॉक के द्वारा क्या कहा गया कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार का प्रयोग करता था और प्राकृतिक अधिकार भी तीन थे: जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। आपको यह आया कि लॉक ने किस प्राकृतिक अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया, तो आपको बताना है कि उसने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया और कहा कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार में अंतर्निहित है। रूसो के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक अधिकार इसलिए वहाँ पर लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था क्योंकि सभी लोग एक समान थे और वे पूर्ण स्वतंत्र थे, तो उनको प्राकृतिक अधिकार की कोई खास आवश्यकता ही नहीं थी। अपने अंतःकरण की शुद्ध भावनाओं के आधार पर प्रकृति प्रदत्त वस्तु का उपभोग करते थे। कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार के किसी संबंध का भी निर्माण नहीं हुआ। अगला आता है कि अब समझना है कि आखिर प्राकृतिक अवस्था को छोड़ करके लोगों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति क्यों की गई। तो आपको कॉलम क्या बनाना है? प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का कारण। प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का कारण क्या था? यह तीन चिंतक इसमें आए और यह हमारा 5वां कॉलम बना। प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के लिए हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एवं संपत्ति असुरक्षित हो गया, इसलिए आत्मरक्षा के लिए
लोगों ने प्राकृतिक अवस्था को त्याग दिया। प्राकृतिक अवस्था के त्याग का कारण था हॉब्स के अनुसार जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में हर एक व्यक्ति के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा था। मत्स्य न्याय का प्रचलन हो गया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ थी। इसलिए आत्मरक्षा के लिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था को छोड़ करके राज की उत्पत्ति कर ली। तो लाक के द्वारा क्या कहा गया? लाग ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का कारण है प्राकृतिक कानून का अस्पष्ट होना, क्योंकि यह एक बौद्धिक कानून था। और दूसरा इसका कारण है किसी सरकार का न होना। किसी सरकार का न होने के कारण लोगों के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर दिया गया, इसलिए इनके द्वारा इस बात को कहा गया। अब देखिए रूसों ने क्या कहा प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के ऊपर। रूसों का मत क्या है? रूसों के द्वारा कहा गया कि कृषि एवं जनसंख्या, कृषि के प्रारंभ एवं जनसंख्या के वृद्धि के कारण आपको यह सवाल आया है, कृषि के प्रारंभ और जनसंख्या के वृद्धि के कारण व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था का परित्याग करना पड़ा, क्योंकि जनसंख्या के वृद्धि हो गई और प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं व्यक्ति की जीविका को चलाने में असमर्थ नहीं रहे। तब व्यक्ति के द्वारा जीविका संचालन हेतु स्थायी उसका हल ढूंढने का प्रयास किया गया। कृषि का प्रारंभ हुआ। लोगों ने कृषि के लिए भूमि और भूमि के चारों तरफ बेड़ा बना दिया और कहा कि यह मेरा है। तेरे मेरी की भावना का जन्म हुआ और तेरे मेरी की भावना के जन्म होने के कारण शक्तिशालियों के पास ज़्यादा भूमि संपत्ति के रूप में संग्रहित हो गई और जो कमज़ोर थे उनके पास कुछ नहीं रहा। तब जिनके पास था उन्होंने रक्षा करने के लिए और जिनके पास कुछ नहीं था कुछ प्राप्त करने के लिए आपस में समझौता किया और प्राकृतिक अवस्था का परित्याग कर दिया। इसलिए प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति का कारण हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार में क्या है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके प्राकृतिक अवस्था के समाप्ति के बाद सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या रहा? सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या रहा? सामाजिक समझौते का स्वरूप कैसा था? सामाजिक समझौते का स्वरूप हॉब्स, लॉक और रूसो में क्या था? सबसे पहले बात करते हैं हॉब्स की। हॉब्स का सामाजिक समझौतावादी मॉडल कैसा रहा? हॉब्स का सामाजिक समझौतावादी मॉडल पूर्ण रूप से सामाजिक था और इसमें व्यक्ति के द्वारा समझौता किया गया। व्यक्ति और व्यक्ति ने आपस में समझौता किया और समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा है लॉक में। लॉक में यह समझौता कैसा था? लॉक में यह समझौता हुआ कहा कि इस समझौते में व्यक्ति और राज्य दोनों ही सम्मिलित थे। और रूसो के द्वारा कहा गया कि यह समझौता व्यक्तियों के द्वारा आपस में किया गया। आप देखिए इसी से अगर हम लोग बात करें तो आपको एक बात और करना है और यह करना है कि समझौते के पक्ष कौन थे? समझौते के पक्ष माने यह एक पक्षी है
हाफ्स के द्वारा कौन सा समझौता किया गया? एक पक्षीय। लाख के द्वारा कौन सा समझौता किया गया? दो पक्षीय, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है, दूसरा राज्य है। और इन्होंने दो समझौता किया, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। पहला समझौता किया व्यक्तियों ने व्यक्तियों के साथ, तब नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई। और जब व्यक्ति और राज्य ने समझौता किया तब जन्म हुआ राज्य की उत्पत्ति का। रूसों के द्वारा भी एक पक्षीय समझौते की बात की गई और सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया। लेकिन हाफ्स के एक पक्षी और रूसों के एक पक्षी में अंतर पाया जाता है। अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि हाफ्स का एक पक्षी जहां समझौता होने के बाद शासक या राजा को संपूर्ण सत्ता सौंप देता है, वहीं पर रूसों के द्वारा एक पक्षी समझौता होने के बाद भी व्यक्ति किसी शासक या राजा को यह शक्ति नहीं सौंपता, बल्कि संपूर्ण शक्ति समाज को सौंप देता है और समाज का वह अभिन्न अंग है। इसलिए यह कहा जाता है कि रूसों के समझौते में व्यक्ति एक हाथ से अपनी शक्ति देता है और दूसरे हाथ से समाज का सदस्य होने के कारण वह शक्ति स्वयं ले लेता है। इसलिए आपको सवाल है कि हाफ्स का समझौता एक पक्षी है, लाख का द्विपक्षी है और रूसों का भी समझौता एक पक्षी है। और यह एक पक्षी समझौते के द्वारा संपूर्ण शक्ति समाज या सामान्य इच्छा को सौंप दिया गया। अब अगला है अधिकारों को सौंपना। समझौते के समय हाफ्स ने कहा कि व्यक्ति ने संपूर्ण अधिकार, अपने संपूर्ण अधिकार संप्रभु को सौंप दिया। अब वह उसी अधिकार का प्रयोग करेगा जो अधिकार उसे संप्रभु प्रदान करेगा। लाख के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति ने केवल सीमित अधिकार सौंपा और जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार वह अपने पास रखता है। तीसरा है, क्योंकि लाख का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक समझौते का मूल कारण व्यक्ति के द्वारा अपने प्राकृतिक अधिकारों के रक्षा करना है। और रूसों के द्वारा भी कहा गया कि व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार सौंप दिए किसको? समाज को या सामान्य इच्छा को। और सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा सामान्य हित की एक सामान्य चेतना है। अब देखिए, एक दूसरा कॉलम आता है जिसको नवा कॉलम कहते हैं और वह इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इस पर सवाल भी पूछा गया कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार में अंतर, राज्य एवं सरकार में अंतर, राज्य एवं सरकार में अंतर। पहला है, हाफ्स ने इनमें अंतर नहीं किया। हाफ्स ने इसमें कोई अंतर नहीं किया और उसने राज्य के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जिसको क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। उसको क्या कहा गया है? कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ में राज्य, सरकार एवं समाज,
राज्य सरकार एवं समाज तीनों आते हैं। दूसरा आ है लॉक। लॉक के द्वारा राज्य और समाज सरकार में राज्य एवं सरकार में अंतर स्थापित किया गया, अंतर स्थापित किया और राज्य के लिए ट्रस्ट का प्रयोग किया। इसलिए सर्वप्रथम सीमित राज्य का सिद्धांत, सीमित राज्य का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार यह व्यक्ति की सहमति पर आधारित है। इसलिए आपको आएगा कि सहमति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको क्या बताना है, जॉन लॉक। अब आइए रूसो। रूसो के द्वारा भी राज्य एवं सरकार में, राज्य एवं सरकार में अंतर स्थापित नहीं किया गया है। इन्होंने भी राज्य और सरकार में राज्य और सरकार में इनके द्वारा भी अंतर को स्थापित किया गया और इन्होंने कहा है राज्य एवं सरकार में अंतर स्थापित किया और कहा कि सरकार राज्य का जीवित औजार है। अब अगला देखिए, आपको समझना है कि इन तीनों ही राजनीतिक चिंतकों के द्वारा आपने समझा कि हाब्स ने राज्य सरकार में अंतर नहीं किया, लॉक ने राज्य सरकार में अंतर किया और रूसो के द्वारा भी राज्य और सरकार में अंतर स्थापित किया गया और रूसो ने कहा कि सरकार राज्य का जीवित औजार होता है और रूसो के द्वारा राज्य के लिए बॉडी पॉलिटिको, लॉक के द्वारा राज्य के लिए ट्रस्ट और हाब्स के द्वारा राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया। अब 10वां कॉलम आता है और 10वें कॉलम में आपको समझना है कि इन तीनों ही चिंतकों के द्वारा संप्रभुता का क्या स्वरूप बतलाया गया। संप्रभुता का स्वरूप क्या होगा, इसके बाद हाब्स के द्वारा निरंकुश, हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता, लॉक ने सीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता और रूसो ने लोक संप्रभुता, और जिसका अर्थ है कि अंतिम शक्ति निहित होगी किसमें, कहा कि अंतिम शक्ति जनता में निहित होगी। सीमित संप्रभुता की बात सर्वप्रथम किसने किया है, लॉक ने। निरंकुश संप्रभुता की बात किसने किया है, हाब्स ने। और लोक संप्रभुता की बात कह करके सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, आपको आएगा तो क्या बताएंगे, रूसो ने। देखिए, अब आपका अगला आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में हाब्स ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको आएगा। इस पर हाब्स ने क्या कहा है, लॉक ने क्या कहा और इस पर रूसो का क्या विचार है। आपको यह सवाल अगर पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि हाब्स ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया और व्यक्ति उतनी ही स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा जितना संप्रभु के द्वारा उसे प्रदान किया जाएगा। लॉक के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। रूसो ने कहा कि व्यक्ति राज्य के उत्पत्ति के बाद भी उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में था। और यह भी कहा गया कि राज्य के द्वारा सामान्य इच्छा के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इसलिए आपको एक प्रश्न आएगा कि बाध्यकारी स्वतंत्रता का विचार किसके द्वारा किया गया, तो यह विचार दिया है किसने? रूसो ने। रूसो ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के बाद भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र है जितना कि प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन सामान्य इच्छा के नियंत्रण में उसकी स्वतंत्रता और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। और रूसो का यह प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 12वां कॉलम और अंतिम कॉलम है, और वह है आखिर इन तीनों का उद्देश्य क्या था। तीनों के उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा हॉब्स, और हॉब्स का उद्देश्य था कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करना। और यह समर्थन करने का कारण भी था, इसका कारण था ब्रिटिश गृह युद्ध की दार्शनिक व्याख्या। ब्रिटिश गृह युद्ध के दार्शनिक व्याख्या। हॉब्स का उद्देश्य क्या रहा आपने देखा। अब आपको समझना है लॉक का क्या उद्देश्य था। लॉक का उद्देश्य है सीमित राजतंत्र की स्थापना करना। सीमित राजतंत्र की स्थापना करना, ये लॉक का उद्देश्य है। इसीलिए इनके द्वारा संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया गया। संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया गया। इसका भी कारण है, इसका कारण है कि यह 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक व्याख्या करता है। इसलिए इन बातों को आपको भली भांति समझ लेना है। और रूसो का क्या उद्देश्य था? रूसो का उद्देश्य था प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थापना करना। अब आप कहेंगे कि आखिर इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था फ्रांस में निरंकुश राजशाही का अंत करना। और यही बाद में मोटिव बनता है फ्रांसीसी क्रांति का। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। तो इस प्रकार से देखिए हॉब्स लॉक रूसो का हम लोगों ने एक सम्यक विश्लेषण किया, उसके अवधारणा और फैक्ट को समझा। ऐसे 12 कॉलम में इसको डिवाइड करके आज के क्लास में हमने हॉब्स लॉक और रूसो के संपूर्ण विचार दर्शन को जानने का प्रयास किया। आप इस लेक्चर को बार बार देखें, समझें और उसका नोट्स बनाएं। आपको हॉब्स लॉक रूसो पर इससे अधिक एग्ज़ाम के सवालों को सही करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल आपके सही होंगे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा ऑनलाइन बैच आज स्टार्ट है और आप उसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामना। धन्यवाद।